Hello everyone, welcome to Lucknow IS Academy and my name is Nitish Dubey. In this video we will discuss about the fundamental right. अब देखिए फंडामेंटल राइट बड़ा चैप्टर है तो इसको हम 4 या 5 पार्ट में कवर करेंगे. अभी ये पहला पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट्स विल कवर इनटू नेक्स्ट वीडियोस. अब फंडामेंटल राइट जो है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब ना सिर्फ यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि इन जनरल भी आपको अपने फंडामेंटल राइट के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो फंडामेंटल राइट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है. अब हम फंडामेंटल राइट अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम इनमें 4 टॉपिक पे बात करेंगे. पहला कि फंडामेंटल राइट की फीचर्स क्या क्या है, स्टेट की डेफिनेशन क्या दी गई है, फंडामेंटल राइट कितने टाइप के होते हैं, और अगर इसमें हम जब बात करें तो पहले टाइप के बारे में यानी राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे. बाकी जो टाइप है हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस. अब पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल राइट. अब मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल या पर्सन अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास यानी सरकार के पास. तो सरकार ने लॉ बना रखे होंगे, उसके बेसिस पे उसको पनिशमेंट दी जाएगी. लेकिन अगर आप सरकार से ही परेशान है, सरकार आपको परेशान करिए, तो फिर आपकी हेल्प कौन करेगा? तो आपकी हेल्प करने के लिए फंडामेंटल राइट. यानी हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इज राइट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब ये फंडामेंटल राइट जो है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करते हैं. अब स्टेट या गवर्नमेंट पब्लिक की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं. मतलब हम गवर्नमेंट चुनते हैं और कहते हैं आपको जो लॉ बनाना है बनाइए. लेकिन जब वही गवर्नमेंट लॉ बना रही होती है और जो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो हम फंडामेंटल राइट्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट. मतलब कि हमने स्टेट बनाया है लॉ बनाने के लिए, लेकिन अगर वो लॉ बना रहे जो कि हमारे अगेंस्ट है तो हम उसको फंडामेंटल राइट के थ्रू रोक रहे हैं. तो ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है. अब फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और ये आर्टिकल 12 से 35 के बारे में इसमें बात की गई है. हम सबको एक एक करके एक एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे. फंडामेंटल राइट जो है वो यूएस के बिल ऑफ राइट से इंस्पायर है. मतलब कि यूएस में जो बिल ऑफ राइट था उसी की तर्ज पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट डाला गया है. अब फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं. मतलब कि मैग्ना कार्टा एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट था जो 12वीं सदी में आया था और ये बात करता है कि किंग एंड गवर्नमेंट इज नॉट अबव द लॉ. मतलब लॉ को सुप्रीम बताता है. तो फंडामेंटल राइट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया. अब फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल नेचर में होता है. मतलब कि अगर आपको फंडामेंटल राइट किसी पर्सन को चाहिए तो डायरेक्ट कोर्ट जाता है और इनको इन्फोर्समेंट की डिमांड करता है. दूसरा कि फंडामेंटल राइट जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है. मतलब कि ये अथॉरिटेरियन रूल को रोकता है और ये इसका फंडामेंटल राइट का उद्देश्य है एस्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉ नॉट ऑफ मैन. दूसरी बात कि ये लिमिट करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के आर्बिट्रेरी लॉ को, उनके पावर को. अब हम फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं. क्या क्या फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट के? तो सबसे पहले ये कि कुछ फंडामेंटल राइट जो है वो केवल सिटीजन को दिए गए हैं. बाकी सारे फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन और एलियन सबके लिए अलाउ हैं. लेकिन कुछ जो है वो सिर्फ सिटीजन के लिए हैं जिसके बारे में हमने सिटीजनशिप में बात की थी. आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 जिसमें कि राइट टू डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात होती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो रही है. जो 6 राइट्स हैं हमारे स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं. दूसरा ये कि ये एब्सोल्यूट नहीं है. मतलब कि स्टेट इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. यानी कि अगर स्टेट चाहे तो कुछ भी करके जो फंडामेंटल राइट है उन्हें रोक सकता है. हालांकि ये लॉ जो है वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन सही है या गलत है. अब ये जो फंडामेंटल राइट है ये आर्बिट्रेरी एक्शन के खिलाफ है सरकार के, निगेटिव में कैरेक्टर में है, जस्टिसेबल होते हैं, इनको डिफेंड और गारंटी की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. मतलब कि अगर आपको फंडामेंटल राइट चाहिए तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. हाई कोर्ट भी आप जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट डिफेंड करता है और गारंटी देता है फंडामेंटल राइट की. सैंक्रोसैंड नहीं है, परमानेंट नहीं है. मतलब कि इन पे स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है. हालांकि हमने बात की कि वो कोर्ट द्वारा डिसाइड करे जाएंगे.
दूसरा कि ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अब इस टॉपिक को हम नेशनल इमरजेंसी में पढ़ेंगे कि क्या क्या कंडीशन होती है उसको सस्पेंड करने के लिए, और ये सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में सस्पेंड किए जाएंगे, इंटरनल इमरजेंसी के दौरान नहीं। यानी अगर आर्म रिबिलियन होगा कंट्री में तो इंटरनल इमरजेंसी लागू हो रही है तो उस दौरान ये सस्पेंड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट ये कि ये फंडामेंटल राइट जो है आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी पे लागू नहीं होते हैं। ये आर्टिकल 33 में इसके बारे में बात की गई है। अब मान लीजिए कि ये सिटीजन्स को दी गई हैं, सारे सिविलियंस को दी गई हैं, लेकिन ये आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स इनको नहीं दी गई, क्योंकि फिर कौन एग्जीक्यूट करेगा लॉ को, कौन उनको इन्फोर्स करवाएगा, तो इसीलिए इन एजेंसी को ये पावर नहीं दी गई है। दूसरा कि अगर मार्शल लॉ अप्लाई होता है, मार्शल लॉ अगर फोर्स में लगता है तो भी ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे। इसके बारे में आर्टिकल 34 से बात की गई है। डायरेक्टली इन्फोर्सेबल होते हैं, मतलब कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल राइट है उनको लॉ बना के ही इन्फोर्स करा जा सकता है। अभी लॉ कौन बनाएगा, तो पार्लियामेंट बनाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ पे ही इनको इन्फोर्स करा जा सकता है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकता। अब ये हमने बात की फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के बारे में। जो आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहा है। अब स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में कि स्टेट हम कहते किसे हैं, क्या है स्टेट ये। तो पहला कि पार्लियामेंट, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी, इनको ये आ जाते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल। ऑल लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। अब कोई भी स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी अथॉरिटी, मतलब कोई भी बॉडी जो लॉ के द्वारा बनाई गई है उनको हम स्टैचुरी बॉडी कहते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन डाली गई उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, और जो सिर्फ कैबिनेट बनाती है उनको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी कहते हैं। तो कोई भी स्टैचुरी और नॉन स्टैचुरी बॉडी जैसे कि LIC, ONGC, ये भी स्टेट के रूप में काम करती हैं। और कोई भी सरकार के द्वारा बनाई गई बॉडी, वह तो प्राइवेट हो या अगर वो सरकार का काम कर रही हो, तो उसको भी हम डेफिनेशन, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर रखेंगे। तो ये बेसिकली स्टेट के बारे में बात की गई कि स्टेट सिर्फ स्टेट देश नहीं होता है, स्टेट के हम कई तौर तरीके से देख सकते हैं स्टेट को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बात करता है। अब आर्टिकल 13 जो बात करता है वो बात करता है कि ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड। मतलब कि कोई भी लॉ जो कि फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब उसके साथ अप्लाई नहीं, फंडामेंटल राइट को अप्लाई होने से रोक रहे हैं, वो लॉ तुरंत नल और वॉइड कर दिए जाएंगे। अब अगर हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं तो लॉ दो टाइप के लॉ हैं। पहला कि वो लॉ जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे यानी इंडिपेंडेंस से पहले, और दूसरे लॉ जो इंडिपेंडेंस के बाद यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो जो लॉ इंडिपेंडेंस से पहले बनाए गए थे यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा, अब उनमें अगर कोई बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो ब्रिटिश टाइम के चले आ रहे लॉ हैं, जैसे IPC, CRPC, ये अभी तक लागू है जबकि ब्रिटिशर्स के बनाए गए लॉ हैं। तो अगर इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट के साथ इनकंसिस्टेंट होता है तो उस पार्ट को वहां से हटा दिया जाएगा, उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स कहलाता है। और अगर कोई भी लॉ जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया है, अगर लॉ पार्लियामेंट लॉ बनाती है और अगर जुडिशरी देखती है कि नहीं ये फंडामेंटल राइट को बाध्य कर रहे हैं, ये रोक रहे हैं, तो तुरंत उस लॉ को नल और वॉइड कर दिया जाएगा। तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कहते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 13 देता है। आर्टिकल 13 एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड करता है जुडिशियल रिव्यू के बारे में। अब जुडिशियल रिव्यू कौन कौन से आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 32 है और आर्टिकल 226 है। अब जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, तो अगर कोई भी लॉ जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जा रहा है उसको रिव्यू किया जाता है जुडिशरी के द्वारा। अब रिव्यू जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा है किस बेसिस पे, तो वो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या ये जो बॉडीज लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो ये लॉ बना रहे हैं क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, तो उसके हिसाब से उनको जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। अब आर्टिकल 13 में ये बात की गई है। आर्टिकल 32 जो पावर देता है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। आर्टिकल 226 बात करता है हाई कोर्ट को, कि हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट के बारे में बात की गई है। 6 फंडामेंटल राइट दिए गए थे, ओरिजिनली 7 थे, जिसमें राइट टू
प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में इसे डिलीट कर दिया गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। अब ये लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 301 के द्वारा। मतलब कि अगर अगर आपकी प्रॉपर्टी ली जा रही है तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये आप पहले आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन अब आप आर्टिकल के तहत जाएंगे, आप फंडामेंटल राइट के तहत नहीं जाएंगे, आप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। अब फंडामेंटल राइट अभी 6 टाइप के हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, जिसके बारे में बात की गई है आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में इनके बारे में बात की गई है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 और 24 के बारे में बात की गई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में बात की गई है इनके बारे में। और कल्चरल और एजुकेशनल राइट, जो आर्टिकल 29 से 30 के बारे में बात की गई। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 के बारे में बात की गई। तो ये जो 6 फंडामेंटल राइट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक करके हम इन फंडामेंटल राइट को देखते हैं। अब इस वीडियोस में हम बात करेंगे, इस आज के वीडियो में हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, यानी आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। बाकी जो फंडामेंटल राइट है हम उनको नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। अब राइट टू इक्वालिटी 5 तरह की होती हैं। 4, जैसे कि हमने बात की आर्टिकल 14 से 18 में इनके बारे में दी गई, यानी 5 आर्टिकल हैं। अब आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की। और आर्टिकल 18 बात करता है टाइटल को ख़त्म करने की। अब एक एक करके हम इन आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 14, जो पहला राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 14। ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। अब इसमें 2 टर्म दिए गए हैं कि मतलब स्टेट जो है किसी भी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं मना कर सकता है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मना नहीं कर सकता है। अब ये 2 टर्म क्या है, तो हम इन 2 टर्मों को देखते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है। तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, मतलब ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लिया गया है। तो इसमें ये इक्वालिटी बिफोर लॉ 3 तरह के लॉ के बारे में बात कर रहा है। पहला कि एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया गया, यानी पीएम से लेके पियोन तक सभी बराबर हैं लॉ की नज़र में, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, सभी लॉ के सब्जेक्ट अंडर आते हैं, जो लैंड ऑफ लॉ है सबके अंदर आते हैं, और कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है। तो ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब चूंकि ये बात करता है कि ठीक है इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, अच्छी बात है। अब जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, मतलब ये अमेरिका से लिया गया है। अब ये बात करता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, मतलब ये कहता है कि देखिए ठीक है आप लॉ सबको बराबर, कुछ लॉ की नज़र में सबको बराबर रख रहे हैं, लेकिन सभी लोग बराबर तो नहीं हैं, सभी सिचुएशन तो सबकी बराबर नहीं है। अब मान लीजिए कि एक आदमी है जो बहुत पैसे वाला है, एक आदमी है जिसके जो रिक्शा चला रहा है, तो सभी सभी बराबर तो नहीं है, तो फिर सबको कैसे बराबर दे सकते हैं। तो ये बात करता है कि इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दूसरे कि सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पीपल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड, जो सभी बराबर लोग हैं उनको बराबर तरीके से बात करेगा। और ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, बिना डिस्क्रिमिनेशन की। तो बेसिकली थोड़ा ये लॉजिकल बात कर रहा है कि मतलब आप सबको बराबर नहीं देख सकते, सभी लोग बराबर नहीं हैं, तो आप फिर सबको बराबर कैसे देख रहे हैं। तो ये थोड़ा लॉजिकल कॉन्सेप्ट पे बात करता है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, और ये हो जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ जो कि है एक थिंकर थे एवी डाइसी, उनका उनका लॉ है, उसी से लिया गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये हमने बात की आर्टिकल 14 के बारे में। अब हर लॉ पे जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोई भी लॉ सैंक्रोसेंट नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, तो हर आर्टिकल पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शन है। अब हम एक्सेप्शन में बात करते हैं कि सबसे पहले क्या एक्सेप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 14 पे। अब ये बात करता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर इंजॉय सम इम्यूनिटीज, मतलब कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो हैं ये इनको कुछ छूट दी जाएगी। अब चूंकि ये व्यक्ति हैं इसलिए इन्हें छूट नहीं दी गई है,
इस पोस्ट पे जो बैठा है उसके लिए छूट दी गई। अब अच्छा नहीं लगेगा ना कि जो प्रेसिडेंट पे बैठा है उसने कल कोई जुर्म कर दिया तो उसको पुलिस जेल पकड़ के ले जा रही है। तो ये उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए, उस पोस्ट की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक्सेप्शन दिया गया है। दूसरा ये कि आपको कोई भी किसी भी पर्सन को कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं होगी। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में, रेडियो, न्यूज़पेपर और पार्लियामेंट में रिपोर्ट करने के लिए ये आर्टिकल 361 के थ्रू दिया गया है। दूसरा कि कोई भी एमपीज या एमएलए मतलब पार्लियामेंट के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर, अगर कुछ भी अपने हाउस में वो जो भी कहते हैं उसको भी वो उनको कहने के लिए कोई भी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो कुछ भी कह सकते हैं। तो जो पार्लियामेंट के लिए दिया गया है वो आर्टिकल 105 बात करता है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर बात करता है वो 194 बात करता है। अब आर्टिकल 31 सी वो भी एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 पे। मतलब कि ये कहा जाता है कि वेयर जहां आर्टिकल 31 सी आता है वहां आर्टिकल 14 चला जाता है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट की फॉरेन सोवरेंस, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, इन पे भी ये लागू नहीं होता है। तो ये जो 5 एक्सेप्शन है, बाकी ये राइट टू जो हमने अभी बात की थी 14वें आर्टिकल के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सब पे लागू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। अब आर्टिकल 15 कहता है स्टेट्स दैट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि डिस्क्रिमिनेट और दूसरा कि ओनली। अब डिस्क्रिमिनेट का मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं होगी, स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगा ही नहीं। अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? ओनली ऑफ रिलीजन, मतलब ये ग्राउंड दिए गए हैं, रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इन पांच ओनली रिलीजन से, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। बाकी आप किसी ग्राउंड पे कर सकते हैं, लेकिन इन 5 ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट। अब जो ये आर्टिकल है वो रोकता है दोनों को, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों पे लागू होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टेट के डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात हो रही है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, तो ये इसको भी लागू होता है। अब इसमें 4 एक्सेप्शन के बारे में बात की गई है। जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की है, 4 पे नॉन डिस्क मतलब आप एक्सेप्शन है इसमें। पहला कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब स्टेट जो है वुमेन और चिल्ड्रन पे को स्पेशल प्रोविजन के तहत छूट दे सकता है कि इनको थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है। दूसरा कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको भी थोड़ा छूट दी जा सकती है, इनके साथ भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, इनको भी हटाया जा सकता है, कुछ अगर सुविधाएं देनी हो तो दी जा सकती हैं। तीसरा बात करता है कि स्टेट इज empowered टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि अगर स्टेट जो है इनको एम्पावर करता है, ओबीसी को, एससी को और एसटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भागीदारी के लिए, एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दिया जाए, तो बाकी किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनके लिए थोड़ी सी सहूलियत दी जा सकती है। अब ये जो एक्सेप्शन है वो जोड़ा गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के थ्रू। चौथा जो एक्सेप्शन दिया गया है वो बात करता है कि एडवांसमेंट की बात करता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। अब इनके लिए कि अगर कोई भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो इकोनॉमिकली तौर पे जो लोग गरीब हैं, उनके लिए बात करता है, तो उनको स्टेट 10% का रिजर्वेशन कर सकता है, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब ये एक्सेप्शन जो जोड़ा गया था वो एक 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में जोड़ा गया था। तो ये 4 एक्सेप्शन के बारे में हमने बात की। जो 14वां आर्टिकल बात करता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है एम्प्लॉयमेंट के बारे में और अपॉइंटमेंट के बारे में। अब इसमें भी 4 एक्सेप्शन है। पहला कि पार्लियामेंट, ये ध्यान देने वाली बात है कि पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस को एक कंडीशन बना सकता है, मतलब रेजिडेंस के बिना पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि ठीक है ये इस जगह के रेजिडेंट्स हैं तो इनको थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी जाएगी, इनको थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा तरजीह दी जाएगी।
तो ये एक रेजिडेंस एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा ये, हालांकि जब हमने बात करी थी कि 5 उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन, इनके 5 के बाद किसी भी आप कर सकते हैं, तो रेजिडेंस को नहीं लिया गया है। दूसरा ये कि स्टेट प्रोवाइड कर सकता है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। मतलब कि अगर कोई बैकवर्ड क्लास को अपॉइंटमेंट अगर करना हो, रिजर्वेशन देना, तो उनको दिया जा सकता है। अगर वो स्टेट सर्विसेज में एडिकेटली मतलब पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, तो उनको भी मतलब सरकार छूट दे सकती है। दूसरा कि ये कि किसी भी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन पे उसी रिलीजन से या उसी पर्टिकुलर रिलीजन से लोग अपॉइंट किए जाएंगे। मान लीजिए कि अब बनारस में, अब मान लीजिए कि बनारस में मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, अब उसके जो हेड होंगे, अब वो हिंदू धर्म से ही होंगे। तो इन जगहों पे चूंकि उनके बारे में उनको थोड़ी नॉलेज हो गई इस ऑफिस से रिलेटेड, तो इसलिए उनको तरजीह दी गई है। तो ये बात वही करता है कि इसमें भी छूट दी जा सकती है रिलीजन के तौर पे। फिर बात करता है चौथा जो एक्सेप्शन दिया गया है, वो ये करता है कि स्टेट जो है रिजर्वेशन दे सकता है 10% अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन। मतलब कि ये भी एक्सेप्शन है कि ठीक है कि 10% अपॉइंटमेंट कर सकता है पोस्ट के लिए, किसी भी रिजर्वेशन रिजर्व कर सकता है। तो ये भी एक एक्सेप्शन स्टेट कर सकता है। अब इसमें 1979 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया बीपी मंडल के अंडर, और कहा कि आप ज़रा इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्या कंडीशन है हमारे देश में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में, और उन्होंने कहा कि देखिए इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, और ये करीब हमारी पॉपुलेशन के 52% है, और इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और कमीशन ने रिकमेंड किया 27% गवर्नमेंट जॉब ओबीसी के लिए। अब उस समय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट वो ये जो रिजर्वेशन है वो लागू नहीं कर पाए। अब उसके 10 साल बाद यानी 1990 में वीपी सिंह की जब गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 27% जो गवर्नमेंट जॉब है वो ओबीसी के लिए कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उन्होंने इस लॉ में दो चेंज किए। पहला ये कि पुअरर को प्रेफरेंस दी, मतलब गरीब लोगों को, और इन्होंने 27% जो ओबीसी कोटा है उसमें से, मतलब कि जो ओबीसी में जो गरीब लोग हैं उनको तरजीह दी कि आप उनको पहले मिलेगा। और दूसरा ये कि 10% जो जॉब है रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हायर कास्ट के लोगों के लिए, जो इकोनॉमिकली तौर पे गरीब हैं उनको, हायर कास्ट के लोग में उनको 10% रिजर्वेशन की बात करता है। तो अब फिर आता है मंडल केस। अब चूंकि नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ये दो चेंजेस कर दिए, अब आई मंडल केस बना सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, तो उन्होंने पहले तो ये जो 10% का रिजर्वेशन है जो हायर कास्ट के लिए दिया गया है इकोनॉमिकली तौर पे, कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, इसको तो उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया कि ये तो लागू ही नहीं होगा। और ये जो 27% का कोटा दिया है उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, जैसे कि उन्होंने उसमें क्रीमी लेयर का एक लगा दिया कि ठीक है कुछ पोस्ट पे, ऊपर पोस्ट पे रहने वाले लोग उनको हटा दिया जाएगा। तो उनमें कि ये जो जो सरकारी जॉब में होंगे उनमें तो ये सिर्फ ओबीसी के लिए है, ध्यान देना ये एससी और एसटी के लिए नहीं है। ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है सिर्फ ओबीसी से रिलेटेड है। तो ये हमने बात की आर्टिकल 16 के बारे में। अब आर्टिकल बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फॉरबिड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। अब जब अनटचेबिलिटी की बात होती है तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसको बाद में 1976 में रीनेम करके कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। अब अनटचेबिलिटी जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया। तो चूंकि जब कहीं डिफाइन नहीं किया गया तो पार्लियामेंट ने इस पर लॉ बना दिया बाद में इस पे मैसूर हाई कोर्ट में ये कहा गया कि ये नहीं करता है, ये कवर नहीं करता है सोशल बाइकआउट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। मतलब कि ये जो हाई कोर्ट में जब ये केस गया अनटचेबिलिटी को लेके, तो इन्होंने कहा मद्रास हाई कोर्ट ने कि देखिए सोशल बाइकआउट आप कुछ लोगों का नहीं कर सकते, उनके रिलीजियस ग्राउंड के आधार पर उनको नहीं हटा सकते आप उनको। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि देखिए राइट अंडर जो आर्टिकल 17 है वो सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स के मतलब अगेंस्ट भी हो सकता है। मतलब कि
अगर हम मतलब ये सरकार के लिए नहीं, ये प्राइवेट इंडिविजुअल के भी लिए है कि अगर आप एक दूसरे मतलब कोई अगर एससी या एसटी है, आप उसको उसको अनटचेबल नहीं कर सकते, आप उसको उसको कुछ डेरोगेटिव वर्ड नहीं कह सकते। तो ये जो प्राइवेट इंडिविजुअल पे लागू होता है। अब आर्टिकल 18 बात करता है, टाइटल को ख़त्म करने की बात करता है। अब इसमें 4 प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला कि प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल ऑन एनीबॉडी एक्सेप्ट अ मिलिट्री, मतलब कि स्टेट जो है कोई भी टाइटल नहीं देगा एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, यानी पीएचडी के लिए या लेफ्टिनेंट के लिए, मेजर, जनरल, इनके अलावा कोई भी स्टेट कोई भी टाइटल नहीं देगा। दूसरा ये कि कोई भी जो सिटीजन है उसको रोकता है किसी भी फॉरेन कंट्री से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट करने से। मतलब कि आप इंडिया के सिटीजन हैं तो आप यूएस से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए कोई फॉरेनर है, अगर कोई ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है या ट्रस्ट पे है, तो अगर वो कोई उसको दूसरा स्टेट, अगर कोई फॉरेन कंट्री अगर उसको कोई टाइटल देती है, तो उसको पहले प्रेसिडेंट से कंसेंट लेना पड़ेगा कि क्या मैं ये टाइटल ले सकता हूँ, तभी वो फॉरेनर वो लेगा। वही सिटीजन के लिए भी कंडीशन है कि अगर कोई सिटीजन कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे है, ट्रस्ट पे है, अगर उसको कोई फॉरेन स्टेट अगर कोई टाइटल दे रहा है, तो उसको भी प्रेसिडेंट से कंसेंट लेनी पड़ेगी उसको। अब जब एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात हो रही है, तो जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे महाराजा, राज बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, आपने बॉलीवुड मूवीज में देखी होगी, तो ये सारे जो जो कॉलोनियल टाइटल्स हैं, ये सारे बैन कर दिए गए आर्टिकल 18 के अंतर्गत। अब उसके बाद से 96 में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नेशनल अवार्ड पे रख दी कि ठीक है, ये नेशनल अवार्ड पे लागू नहीं होते, यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो इंडियन गवर्नमेंट देती है, इन पे ये लागू नहीं होते। ये लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए जरूर ये आपको ये आप इसको अपने सफिक्स और प्रीफिक्स में नहीं लगा सकते। मतलब आप अगर सचिन तेंदुलकर को मिला है, तो आप अपने नाम में ये नहीं लिख सकते कि पद्मश्री सचिन तेंदुलकर, या पद्मश्री जिसको अगर भारत रत्न लता मंगेशकर, आप नहीं लिख सकते ये। अब ये नेशनल जो अवार्ड थे वो 1954 में से इंस्टीट्यूट के बनाए गए थे। बाद में बाकी इस पे केस हुआ 96 में, लेकिन उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी रख दी गई कि ठीक है, दिए जा सकते हैं। तो ये हमने बात की राइट टू इक्वालिटी के बारे में। अब हम ये ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में आया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको। एंड हमने ये टॉपिक डिस्कस करी इस वीडियोस में, एंड दिस इज ऑल।